हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निसी रेलवे पे। बच्चों, हम लोग इस चैनल पे कंप्यूटर का लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 5वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्टोरेज होता क्या है। कंप्यूटर स्टोरेज, तो स्टोरेज वो होता है जिसमें कंप्यूटर अपने डेटा या निर्देश को सेव करके रखता है। तो कंप्यूटर जो है कुछ डेटा या मतलब कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनमें से कुछ होते हैं जो टेम्पोररी स्टोरेज करके रखते हैं और कुछ जो होते हैं वो परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। तो इसके आधार पर कंप्यूटर के मेमोरी को दो टाइप में बांटा जाता है। एक वोलेटाइल मेमोरी होता है और एक जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होता है वो आ जाता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमारा रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी, और जितने भी हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब हमारा आ जाता है किसमें, परमानेंट वाले में। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ मेमोरी दिख रही है स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें ये जो है आपका हार्ड डिस्क है, ये आता है रैम है, ये हो गया रोम हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो होती है जो डायरेक्ट जो है प्रोसेसर के संपर्क में रहती है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो वेरी फास्ट होती है। इसमें कैपेसिटी थोड़ा कम होता है, 8 to 32 GB तक, और इसमें जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो होता है नेचर से वोलेटाइल होता है, ये बहुत फास्ट होता है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। ये डायरेक्ट प्रोसेसर से संपर्क में रहता है। तो रैम को हम लोग अपना एक कंप्यूटर का वर्क स्पेस मान सकते हैं, जहां कंप्यूटर किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए सबसे पहले डेटा को उस एप्लीकेशन के डेटा को रैम में लेके आ जाता है। तो जैसे अगर हम लोग अपने रूम को ही मान लें कि हमारा एक वर्क स्पेस है, तो हम लोग जो हमको पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, कॉलम चाहिए, ये सब हम लोग क्या करते हैं अपने मेज पे रख लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो उसको डेटा चाहिए उसको वो सबसे पहले रैम पे लेके आ जाता है, फिर वहाँ से वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो रैम दो टाइप का होता है, एक होता है डी रैम और दूसरा होता है एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे जनरल कंप्यूटर या पीसी में लगा रहता है या मोबाइल्स में, वो डी रैम ही है। ठीक है, उसके बाद आता है कैश मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में अभी क्या है कि कैश मेमोरी भी लगा रह रहा है। कैश मेमोरी क्या काम करता है कि जैसे हम लोग मेज़ पे कुछ सामान रखते हैं और कुछ अपने पॉकेट में रखते हैं कि जिसको मतलब तुरंत यूज आ रहा है, मतलब पॉकेट से ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसका है तो उसको हम लोग पॉकेट में रखें, पॉकेट से निकाल के उसको तुरंत यूज कर लिए। उसी प्रकार कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए मतलब जो जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको क्या किया जाता है कि कैश मेमोरी अपने पास रख लेता है। कैश मेमोरी बहुत फास्ट होता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होता है, और ये दोनों के बीच बफर का काम करता है। किसके किसके बीच, प्रोसेसर और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच। ठीक है, तो ये देखिए एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है 16 GB का। ठीक है, और ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका नंबर से पता चल रहा है। अब आता है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, मतलब इसमें क्या होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा इरेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है बायोस नाम का, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी हम लोग कंप्यूटर बंद रहता है उसके पावर ऑन बटन को दबाते हैं तो उसके प्रोसेसर को क्या पता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हम लोग को क्या मतलब प्रेस किया गया है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। कौन, रोम। रोम क्या करता है कि सारे जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं उसको सबसे पहले चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में मदद करता है। कि मतलब इसमें ही इंस्ट्रक्शन, सारे कंप्यूटर के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो सभी इसमें सेव होते हैं। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो है नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है और इसमें केवल
प्रोग्राम जो है उसी को रीड कर सकते हैं। इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी है, मतलब इसमें आप चेंजमेंट नहीं कर सकते, एक बार जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है वही रहेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। इसमें सबसे पहले होता है एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। ये सबसे पुराना वर्जन है रोम का, जिसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही इसमें डेटा डाल दिया जाता था। उसके बाद है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या था कि जब रोम आपका बन गया उसके बाद इसमें प्रोग्राम कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद आया हमारा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि आप डेटा को मतलब रोम को यूवी रे के थ्रू मतलब इरेज करके फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। इससे पहले वाले एम रोम और पी रोम में क्या था कि आप इरेज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ई रोम में क्या है कि इरेजेबल है ये, और इसको इरेज करके फिर से दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है हमारा ई पी रोम, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकली हम लोग इसमें डेटा जो पहले से डेटा है उसको इरेज करके और इसको फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जहां कंप्यूटर का सारा डेटा सेव रहता है। तो जैसे हमारा रैम क्या था कि एक मेज का काम कर रहा था जहां हम लोग वर्क स्पेस के रूप में यूज करते हैं, तो उसी प्रकार जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो एक हमारा अलमीरा का काम करता है। जहां जैसे हम लोग मेज पे क्या जरूरी जो किताबें हैं उसी को रखते हैं, जरूरी जो फाइल है एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो फाइल की मतलब जो डेटा की ज़रूरत है वो रैम पे रखा जाता था। तो कंप्यूटर का जो सारा डेटा होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके जितना भी उसमें वीडियो है, ऑडियो है या जितने भी एप्लीकेशन के डाटा हैं वो सभी कहाँ रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, इसमें हाई कैपेसिटी भी होता है और ये चीपर होता है। लेकिन इसका एक दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा स्लो होता है। जितना रैम फास्ट था और कैश मेमोरी फास्ट था उतना ये फास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, उसके बाद होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, उसके बाद होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, उसके बाद होता है फ्लैश मेमोरी। तो जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है उसका एग्जांपल हो जाएगा जो हार्ड डिस्क हमारा है। हार्ड डिस्क में क्या रहता है कि इसमें मैग्नेटिक व्हील रहता है। मैग्नेटिक व्हील पे क्या रहता है, प्लेटर लगा रहता है। प्लेटर में क्या रहता है, ट्रैक्स बना रहेगा सर्कुलर, एक कॉन्सेंट्रिक ट्रैक रहता है और ट्रैक के ही मतलब पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर बना रहता है जिसमें हमारा डेटा जो है इन किया रहता है। उसके बाद ये प्लेटर जो है पूरा बहुत स्पीड से घूमता है और उसके ऊपर एक सेंसर लगा रहता है जिसको रीड राइट हेड कहा जाता है और वो उसको सेंस करके आपका मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करता है कि जो उसको डेटा चाहिए होता है मतलब वो एक सेक्टर में सेव रहेगा और उसको वो कंप्यूटर को एक्सेस करवा देगा। उसी प्रकार इसमें एक एसएसडी होता है। हार्ड डिस्क ये हो गया, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मैग्नेटिक व्हील टाइप का है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग रहता है और उसमें सर्किल टाइप का मतलब ये रहता है, क्या बोलते हैं, ट्रैक्स बने रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रैक रहते हैं और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होता है और ये मैग्नेटिक व्हील बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है। इसके ऊपर आपको एक दिख रहा होगा जो कि रीड एंड राइट हेड जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि जैसे हमारा सीडी है, डीवीडी है, ये सब क्या है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इसमें क्या है कि डेटा को रीड किया जाता है लेज़र बीम के थ्रू, मतलब इसमें से लेज़र बीम निकलता है और उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, जो हमारा एसडी कार्ड वगैरह होता है, एसडी यूएसबी कार्ड जो भी है वो सब हमारा फ्लैश मेमोरी का काम करता है। इसमें क्या है कि मूविंग पार्ट नहीं होता है। जैसे हमारा हार्ड डिस्क में क्या था कि मूविंग पार्ट था, इसमें क्या रहता है, मूविंग पार्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम लोग मेमोरी यूनिट को देखते हैं। मेमोरी यूनिट क्या होता है, सबसे पहले जो मेमोरी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो हमारा डेटा है सबसे पहले क्या होता है वो बीट में होता है, बीट के फॉर्म में। बीट के फॉर्म में क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। कंप्यूटर क्या है, किसको समझता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही समझता है केवल। तो बाइनरी नंबर को मतलब सबसे इसका छोटा पार्ट है वो मेमोरी का, वो होता है बीट, BIT बीट। बीट क्या है, 0 और 1, इसमें केवल एक ही स्टोर होता है, 0 या 1। इसको ऑन ऑफ भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है निबल। तो जो 4 बीट होता है उसके बराबर एक निबल होता है और एक निबल में
कितना स्टोर किया जा सकता है, तो ASCII कैरेक्टर के बराबर स्टोर किया जा सकता है। तो ASCII कैरेक्टर क्या है? ASCII कैरेक्टर जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है ASCII का। ASCII का फुल फॉर्म क्या हो गया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका काम क्या है? मतलब ये बनाया गया, जैसे कंप्यूटर क्या है कि केवल समझ रहा है कि इस भाषा को, बाइनरी नंबर को, तो सभी चीज़ का तो बाइनरी नंबर नहीं है, केवल आपके कीबोर्ड पे बहुत सारा की है, तो सभी को कैसे पहचानेगा? तो उसके लिए कोड बनाया गया, सभी जितने भी कीबोर्ड पे की हैं सभी के लिए एक एक पार्टिकुलर कोड बनाया गया। ये कितना है? ये कोड जो है ये 1 से लेके 127 तक के बीच में मतलब इसको कोडित किया गया। जैसे अगर आप 0 से लेके 127 तक, जैसे अपर क्लास मतलब कैपिटल A को 65 के रूप में लिखा जाएगा, फिर 65 को बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है बाइनरी फॉर्म में किसी नंबर को कैसे चेंज किया जाएगा? तो बाइनरी फॉर्म में किसी नंबर को चेंज करने के लिए उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 से डिवाइड करिएगा तो उसका कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर को हम लोग लिख लेते हैं, फिर कोसेंट को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको लिख लेते हैं, और अगर रिमाइंडर नहीं आया तो 0 आएगा। तो इसी प्रकार हम लोग सबसे लास्ट तक जाते हैं 0 तक, तो उसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको 65 को बाइनरी फॉर्म में लिखना है, जैसे ए को हम लोग क्या बोले हैं, ए को ASCII में क्या कोड मिला है, तो 65 मिला है, तो 65 को अगर बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है तो 65 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 32 आएगा। 32 और रिमाइंडर कितना आएगा? तो 1, तो इसको 1 को पीछे हम लोग लिख लेंगे। फिर 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 16 आएगा, तो 16 को और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, तो फिर इसको 0 लिख लेंगे। फिर हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 0 आएगा, तो 0 लिख लेंगे। फिर हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 बार में जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? तो 0 आएगा, तो 0 लिख लेंगे। फिर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 लिख लेंगे। फिर 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा? कोसेंट क्या आएगा? कोसेंट आएगा 0, और रिमाइंडर क्या आएगा? 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा 65 का बाइनरी फॉर्म क्या हुआ? 0 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो वैसे ही 1 का भी एक बाइनरी नंबर दिया गया है। 1 को बाइनरी नंबर क्या दिया गया? 49। ऐसे ही स्मॉल, आपने अपर मतलब कैपिटल लेटर A का देखा था 65, वैसे ही आप स्मॉल लेटर A का देखिएगा कि 97 होता है। ठीक है, स्पेस बार का 32 होता है। ऐसे ही मतलब डिफरेंट नंबर का डिफरेंट एक कोड बनाया गया है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो सभी देशों में अलग अलग मतलब चल रहा था, तो 127 से तो काम चला नहीं। जैसे अगर इमोजी का है तो उसका क्या कोड दीजिएगा, तो उसके लिए बनाया गया फिर यूनिकोड में क्या था कि एक बार में बहुत सारा मतलब उसका ये दे दिया, क्या बोलते हैं, उसने सभी को एक एक कोड कर दिया, मतलब उसमें 65,000 लगभग डेटा एक बार में आ रहा था। तो उसके बाद आता है हमारा बीट के बाद आता है निबल। तो 4 बीट में एक निबल होता है। ठीक है, अब निबल का यूज़ तो जनरली हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद 8 बीट में एक बाइट आता है। एक बाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं? निबल में हम लोग क्या कर रहे थे? एक ASCII कैरेक्टर को स्टोर कर पा रहे थे। फिर एक बाइट में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? तो किसी भी एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है KB। तो 1024 बाइट इजकल टू क्या होता है? 1 KB। फिर आ जाता है MB। तो 1024 KB इजकल टू 1 MB हो जाता है। तो MB में हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉन्ग को या वीडियो को आप लोग स्टोर कर सकते हैं। फिर 1024 MB बराबर 1 GB, फिर 1024 GB बराबर 1 TB होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कंप्यूटर का जो मेमोरी का यूनिट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इसके MCQ को। तो सबसे पहले फर्स्ट है कि कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी किसको कहते हैं? तो हमने देखा है कि कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन है? रोम है। ठीक है, रोम है, और हार्ड डिस्क है। ये सब क्या है कि कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी है। 1 GB में कितना MB होता है? 1 GB में अभी हमने पढ़ा 1024 MB होता है। सबसे तेज़ मेमोरी कौन है? सबसे तेज़ मेमोरी कैश मेमोरी है या
रैंडम एक्सेस मेमोरी है या रजिस्टर है। ठीक है, जय हिंद। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, आगे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।